लोकसभा चुनाव के लिए बनने लगी रणनीति। जम्मू में हो रही भाजपा की कोर ग्रुप की बैठक। पीएमओ में राज्य मंत्री सहित अन्य नेता कर रहे मंथन। मुगल रोड से बर्फ हटाने का काम हुआ शुरू। रखरखाव के लिए जिम्मेदार अमला मौके पर। बुधवार को भारी बर्फबारी से बंद हुआ था मार्ग। बर्फ से ढके बनी सब डिवीजन के कई इलाके। बनी भद्रवा रोड भी यातायात के लिए बंद। तापमान 0 से नीचे पहुंचने पर ठिठुरे लोग। नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज में आपका स्वागत है और जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन के साथ मैं शीतल शर्मा। शुरुआत कुछ अहम खबरों से करते हैं। भारत के लिए मैदान में चौके छक्कों की बरसात कर प्रतिद्वंदी टीमों के पसीने छुड़ा चुके अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर सुरेश रैना ने जम्मू कश्मीर के युवाओं में लोकतंत्र के महायज्ञ का हिस्सा बनकर इसमें आहुति डालने की अपील की है। सुरेश रैना ने जम्मू कश्मीर के उन युवाओं से मतदाता के रूप में अपना नामांकन कराने की अपील की है जो 1 जनवरी 2024 को 18 साल की आयु हासिल करने जा रहे हैं। लेजेंड्स क्रिकेट लीग में भाग लेने इन दिनों जम्मू आए सुरेश रैना को जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पीके पोले द्वारा विशेष तौर पर अपने कार्यालय आमंत्रित किया गया था, जहां पहुंचकर उन्होंने युवाओं से यह अपील की है। सुरेश रैना ने बताया कि 18 साल के होने वाले युवाओं के लिए 9 दिसंबर तक अपने आप को मतदाता के रूप में नामांकन कराने का एक बड़ा मौका दिया जा रहा है और इस मौके को उन्हें गंवाना नहीं चाहिए। आपको बता दें, सुरेश रैना के परिवार की जड़ें जम्मू कश्मीर से ही जुड़ी हुई हैं और वह यहां की मेहमान नवाजी के बेहद कायल हैं। नहीं, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि सर ने बुलाया मुझे और इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो एक अपॉर्चुनिटी मिली है। मैं चाहता हूँ कि पूरा यूथ इसको पार्टिसिपेट करे, पहले रजिस्ट्रेशन करे अपने आप का, उसके बाद वोट करें। 9 दिसंबर लास्ट डेट है और जो भी यूथ एक नया इंडिया जो बन रहा है, नए लड़के जो आ रहे हैं, मुझे लगता है कि वोटिंग राइट सबके पास होना चाहिए। उसमें आप चूज़ कर सकते हो जो आपका अपना एक भावी नेता बनेगा या फिर एक अपना जो राइट्स हैं उसके लिए फाइट करना बहुत ज़रूरी है। बीइंग ए क्रिकेटर आई नो कि जब कोई कप्तान बनता है तो आप अपने देश के लिए कितना अच्छा करते हो। मैं चाहता हूँ कि पूरे यूथ अपना रजिस्ट्रेशन कराने के बाद और अपनी समझ के साथ वो एक वोट डालें। और सर ने बड़ा अच्छा मुझे बताया कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में जो बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, अभी आईपीएल में लड़के खेल रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में यहाँ पे बच्चे और अच्छा करें और 9 दिसंबर लास्ट डेट है, उसके बाद भी डाल सकते हो आप। और इमरजेंसी नंबर है 1950, तो सब याद कर लिया सर मैंने। कॉल सेंटर नंबर कॉल सेंटर नंबर है। बट यूथ आएगा तो एक बड़ा लीडर मिलेगा उनको कि जम्मू कश्मीर में जो टैलेंट है यहाँ पे, जो यूथ अच्छा कर रहा है, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये स्टेट और आगे बढ़ेगा और मेरी सबको शुभकामनाएं। एक्चुअली मेरे पापा अभी नहीं हैं क्योंकि ही इज़ नो मोर और मेरा बड़ा ड्रीम है कि मैं यहाँ के लोगों के लिए कुछ करूँ। और जम्मू कश्मीर में बहुत सारे दोस्त हैं, यहाँ की फैमिली, मतलब यहाँ का रू मेरे अंदर काँपता। जब मैं कहीं बाहर जाता हूँ तो जम्मू कश्मीर बताता हूँ, यहाँ की हॉस्पिटैलिटी, मेहमान नवाजी, कैसे लोग यहाँ पे इस्तकबाल करते हैं, सबको बहुत मोहब्बत है सर इधर। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अगले साल होने वाले लोकसभा के चुनाव की शतरंज पर बिसात बिछानी शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाने के लिए जम्मू में आज पार्टी मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी की कोर ग्रुप की बैठक शुरू हो गई है। इस बैठक में पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह सहित पार्टी के अन्य दिग्गज नेता भाग ले रहे हैं। इस खबर पर अपडेट लेंगे, लेकिन पहले आपको बताना चाहेंगे कि किस तरह से अब 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए पार्टियों ने कमर कस ली है और इसके लेकर भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर से लेकर हर राज्य में लोकसभा के चुनाव को लड़ने के लिए और उनको तैयारी करने के लिए जो है हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में अब जम्मू के अंदर भी कोर ग्रुप की जो बैठक है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच हुई है। आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं और ये जम्मू के कार्य जो बीजेपी का मुख्यालय है वहीं पर यह बैठक जो है हुई है। फिलहाल आपको ये भी बता दें, लोकसभा चुनाव के लिए जो रणनीति है वो बनाना शुरू कर दिया है और जम्मू में आज ये पार्टी मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी की कोर ग्रुप की बैठक जो है ये हुई है और इस बैठक में पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह सहित पार्टी के अन्य दिग्गज नेता भाग ले रहे हैं, यानी बड़े बड़े नेता इसमें हिस्सा ले रहे हैं, इसमें मौजूद हैं और इसके अलावा कुछ कार्यकर्ता भी इसमें पहुंचे हुए हैं जो आगे की रणनीति को तैयार करेंगे कि कैसे लोकसभा के चुनाव को लड़ना है। 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं। 2019 के बाद अब ये
जो कार्यकाल है ये 2024 में खत्म होने वाला है और अब नए से यहाँ पर लोकसभा के चुनाव होंगे पूरे देश के अंदर, जिसकी नज़रें सभी की बनी हुई हैं और इसी को लेकर ये रणनीति जो है ये आज बनाई जाएगी। इसमें कुछ प्रमुख नेता भी आप देख सकते हैं विजुअल्स में वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। उसके अलावा कई सारे अन्य नेता भी इस बैठक में पहुंचे और रणनीति भी, आगामी रणनीति भी तैयार करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल शिल्पा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जम्मू से जुड़ गए हैं। शिल्पा, ये अपने आप में भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी बैठक है, बहुत महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव काफ़ी नज़दीक हैं। तो हम क्या माने, क्या यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो रास्ता है वो कहीं ना कहीं शुरू कर दिया है लोकसभा के चुनाव के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर? बिल्कुल, आपको बता दें कि बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग जो है, बैठक जो है वो सुबह 9 बजे से अभी तक जो है वो बैठक चल रही है और कहीं ना कहीं आने वाले समय जो 2024 चुनाव का जो चुनाव आने वाले हैं, पार्लियामेंट्री चुनाव, तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो कमर कसती हुई नजर आ रही है। मैं आपको बता दूं कि जो नेता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जो की आशीष तोप की बात आ रही है, साथ ही साथ BL संतोष की बात करें जो की दिल्ली से पहुंचे हुए हैं, भी आनंद भवन में जो है वो मीटिंग जो है, बैठक जो है वो देखने को मिली और इसमें बात करें तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी मौजूद है, यानी कि कई नेता जो है वो मौजूद है बैठक में। और 2024 में चुनाव को लेकर किस प्रकार से यानी कि भूमिका निभानी है, किस प्रकार से चुनाव जीतने है, उसको लेकर पूरी तरीके से जो है वो कमर कस ली है। और अगर बात करें जो भी यानी कि इन सालों में जो है काम हुआ है, उन कामों को जो है वो जनता तक किस प्रकार से पहुंचाया जा रहा है, इसको लेकर भी बात। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं सारे दिग्गज नेता जो हैं वो इस पर पहुंचे हुए हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह की बात करें या बाकी अन्य बड़े बड़े नेताओं की बात करें, तो क्या रणनीति यहां से जो है वो तैयार की जाएगी? किस तरह से किन किन मुद्दों को लेकर जो है वो भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों में जो है वो उतरने वाली है? देखिए, सबसे पहले अगर बात करें विपक्ष दल की, तो लगातार उनकी द्वारा भी रैली जो है वो देखने को मिल रही है और भाजपा भी कमर कसते हुए नजर आ रही है, क्योंकि कल भी आनंद भवन में जो है वो बैठक की गई। हालांकि उस समय डॉक्टर जितेंद्र सिंह मौजूद नहीं थे, लेकिन आज डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी मौजूद है और यानी कि आम जनता से किस तरीके से जो है जो आम जनता के लिए जो कार्य, जो योजनाएं हैं, क्या वो आम जनता तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही, इसको लेकर बातचीत की जा रही है। और 2024 चुनाव में किस प्रकार से जम्मू कश्मीर से सीट हासिल की जाए, यानी कि पार्लियामेंट्री जब चुनाव होंगे तो किस प्रकार से सीटें जो है वो भाजपा को मिले, तो इसको लेकर भी जो है वो बातचीत की जा रही है। और अगर 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव की बात करें तो आने वाले समय में यानी कि 3 दिसंबर को जो है उसके रिजल्ट भी आउट होंगे। तो पूरी तरीके से जो है रणनीति तैयार की जा रही है कि किस प्रकार से जम्मू कश्मीर से जो है वो सीटें हासिल की जाए और जो योजनाएं इन सालों में जो कार्य हुए हैं, जो योजनाएं सामने आई है, उन्हें क्या आम जनता तक लाया जा रहा है, आम जनता को कितना इस लेकर योजनाओं को लेकर बेनिफिट हुआ है, योजनाएं क्या आम जनता तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही, इसको लेकर जो है वो बातचीत की जा रही है। शिल्पा, क्या इसी रफ्तार के साथ, क्या इसी कड़ी के साथ अब भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ने वाली है, क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक भी है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से कमर कस ली है भारतीय जनता पार्टी ने, तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि विपक्ष दल भी रैली करते हुए नजर आ रहा है, तो भाजपा जो है वो कदम से कदम बढ़ाती हुई नजर आ रही है और कहीं ना कहीं भाजपा जो है वो एक कदम आगे बढ़ने के लिए जो है वो पूरी तरीके से तैयार हो रही है। ठीक है शिल्पा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए, दर्शकों को अपडेट करने के लिए। और आपको कहना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने यानी बीजेपी ने अब जम्मू कश्मीर के अंदर भी लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए अपनी रणनीति बनाना शुरू कर दिया है, जिसमें दिग्गज नेता भी शामिल हुए हैं। अब देखना होगा किस रणनीति के साथ भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर और किन मुद्दों के साथ ये चुनाव जो है वो लड़ेगी। वहीं बुधवार को यातायात के लिए बंद हुई ऐतिहासिक मुगल रोड पर बर्फ हटाने का काम शुरू हो गया है। बुधवार 19 दिसंबर को मौसम की करवट बदलते ही मुगल रोड पर बर्फबारी का दौर शुरू हो गया था, जिसके चलते इस पर यातायात पर रोक लगा दी गई थी। आज मौसम साफ होने पर मुगल रोड के रखरखाव के लिए जिम्मेदार अमला मौके पर पहुंच गया है और उम्मीद जताई जा रही है कि इसे जल्द ही यातायात लायक बना दिया जाएगा। बुधवार को यातायात के लिए बंद हुई ऐतिहासिक जो मुगल रोड है वो कहीं ना कहीं अब उस पर काम चल रहा है और बर्फ हटाने का काम भी शुरू कर दिया है। आपको बताना चाहेंगे पिछले कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर के जो पहाड़ी इलाके हैं, जो ऊपरी इलाके हैं, वहां पर बर्फबारी देखने को मिली थी और साफ तौर पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से ये सड़कें जो हैं ये सफ़ेद चादर के अंदर जो है वो बिछी हुई हैं। हालांकि इन पर बर्फ हटाने का काम भी शुरू कर दिया है। ये 29 दिसंबर को मौसम ने जब करवट ली थी उस समय पर ये बर्फ पड़ी थी, लेकिन अब हटाने का काम शुरू किया है। फिलहाल आकाश मलिक हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं,
उनके पास चलते हैं। आकाश, जरा ये बताइएगा, मुगल रोड एक बार फिर से बंद हुई थी, हालांकि जल्दी इसे हटाने का, बर्फ हटाने का काम जो है वो शुरू कर दिया है। कब तक एक बार फिर से मुगल रोड जो है वो सुचारू रूप से चलेगी? आज इसी दिन मैं आपको बताता चलूँ, तारीखी मुगल शहर आज दूसरे दिन भी ट्रैफिक की आमतौर के लिए बंद रहेगी। और इस वक्त एक जो है आज मौसम में थोड़ी तब्दीली है, जिसकी वजह से जो है आज इस वक्त स्नो क्लियरेंस का काम जो है मुगल रोड डिपार्टमेंट की तरफ से जो है ऑनवर्ड्स टूवर्ड्स शुरू कर दिया गया है। पुशाना के मकाम पे इस वक्त जो है क्लियरेंस का काम जारी है। और अभी अभी जो है एक्सिन मुगल रोड से भी बात की, उन्होंने कहा अगर इसी तरीके से मौसम ने साथ दिया तो हो सकता है कल तक ये रास्ता जो है क्लियर कर दे। उसके बाद ट्रैफिक डिपार्टमेंट इस रोड पे विजिट करेगी, उसके बाद ही देखा जाएगा कि इस शाहरा को कब तक खोला जाएगा। वहीं पे कुछ लोगों ने भी, जैसे कल भी बताया था, आज भी यही लोगों की मांग है कि टनल के मार्ग से कई बार लोगों ने कहा गया है और जो है टनल का काम अभी तक शुरू नहीं है। लोगों की मांग है कि दूर दराज इलाका जम्मू से जाके जो हमें श्रीनगर सफर करना पड़ता है, मिनटों का सफर घंटों में, उन्हें मांग की है कि इस टनल का काम जल्द से जल्द शुरू किया जाए। जी बिल्कुल, जल्द से जल्द शुरू किया जाए। क्या संभावनाएं हैं, कितना समय लग सकता है और कि लोग वहां से जो है उस रोड से सफर कर सकें? हाँ जी, जिस तरीके से डिपार्टमेंट मुगल रोड ने बताया कि अगर देर शाम को ही मौसम इसी तरीके का साफ रहा तो शाम तक हो सकता है इस रोड को जो है क्लियर कर दें। वहीं पे शोपियान की तरफ से अभी कुछ बताया नहीं गया है कि कहाँ कितना वहां से क्लियरेंस हुआ है, लेकिन इस तरफ से जो है सुरनकोट पुंछ डिस्ट्रिक्ट की तरफ से जो है टुवर्ड्स पुशाना तक जो है क्लियरेंस हो चुका है। और आने वाले कुछ ही समय में, अगर मैंने पहले भी बताया, अगर मौसम साफ रहा तो शाम तक क्लियर हो सकता है टुवर्ड्स पीर गली। जी आकाश, जैसे अब विंटर शुरू हो गया है, बर्फबारी आना शुरू हो गया है और जाहिर सी बात है, लाजमी है कि आने वाले समय में एक बार फिर से बर्फ देखने को मिल सकती है इस सड़कों पर, क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है तो वहां पे बर्फबारी पड़ना जो है आम बात है। तो अगर हम आने वाले दिनों की बात करें, आगामी दिनों की बात करें, तो क्या एक इस रोड का जो है वो एक रोड मैप रहता है, किस तरह से ये बंद होती है या कितने समय तक बंद होती है या खुलती है, और किस तरह से प्रशासन इस रोड पर जो है वो निगरानी बनाए रखता है? डिप्टी कमिश्नर पुंछ की तरफ से हाल ही में जब जो ही उन्होंने डिस्ट्रिक्ट पुंछ का चार्ज संभाला था, उसी वक्त जो है मशीनरी जो है 24/7 जो है इस एरिया में जो है तैनात कर दी गई थी। आज भी वहां पे मशीनरी ग्राउंड पे है, वहीं पे उनके जितने भी जो मुलाजिम उस डिपार्टमेंट मुगल रोड के वहीं पे है। आने वाले वक्त में अब देखा जाएगा कि ये कब रोड बंद होती है। लेकिन लास्ट ईयर की बात करें, दिसंबर एंड में हैवी बर्फबारी होने के कारण जो है ये रोड जो है 6 महीने के लिए बंद कर दी जाती है। अभी की बात करें, आज तो मौसम साफ है, इस वक्त क्लियरेंस जो है काम जारी है। हो सकता है कल इस रोड को खोला जाए, लेकिन आने वाले वक्त में ही देखा जाएगा कि ये रोड दोबारा से कब बंद होती है। जी बिल्कुल, देखना होगा और मौसम कब करवट लेता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आकाश, ये जानकारी देने के लिए। तो मुगल रोड का जो बंद हुई थी उसको खोलने का काम शुरू कर दिया है। हालांकि हमारे सहयोगी ने बताया कि आज शाम तक अगर मौसम इसी तरह से साफ रहता है तो खुलने के काफ़ी सारे चांसेस हैं, वहाँ पर काम लगा हुआ है। लेकिन आने वाले समय में जब ज़्यादा बर्फबारी होगी तो उस समय पर प्रशासन का क्या रुख इस रोड को लेकर होगा, ये देखना बेहद दिलचस्प है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। कठुआ जिले के दूर दराज के पहाड़ी इलाके बर्फ की सफ़ेद चादर से ढक गए हैं। बनी सब डिवीजन के अधीन आने वाले कई इलाकों का आपस में संपर्क कट गया है और बनी भद्रवाह रोड भी यातायात के लिए बंद हो गई है। इन इलाकों में तापमान 0 से नीचे जा पहुंचा है और लोग घरों में उबकने को मजबूर हो गए हैं। फिलहाल क्या सूरत हाल है वहां, इस पर जानकारी भी लेंगे, लेकिन पहले आपको बताना बेहद ज़रूरी है कि किस तरह से जो बनी का इलाका है वहां पर बर्फ पड़ी हुई है। और ये ताज़ा तरीन तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कठुआ ज़िले का इलाका है जहाँ पर दूर दराज जो पहाड़ी इलाके हैं ये बर्फ़ की सफ़ेद चादर से ढक गए हैं। भारी मात्रा में वहाँ पर बर्फ़ जो है वो पड़ गई है और कहीं न कहीं सब डिवीज़न बनी के अधीन जो आने वाले इलाके हैं वहाँ आपस में संपर्क जो है वो टूट चुका है, यानी जो सड़कें हैं वो बंद हो चुकी हैं। और अगर सड़कें बंद होती हैं तो कुल मिलाकर आने जाने का जो संपर्क जो दूर दूर इलाके हैं उनका टूट जाता है और उससे आम लोगों को काफ़ी दिक्कतें आना भी शुरू हो जाती हैं। खासतौर पर जो रोज़मर्रा के जीवन में इस सड़क से गुजरते हैं या जो अपने कार्यों के अपने काम के चलते वहाँ से गुजरते हैं उन्हें दिक्कत होती है। और साथ ही साथ बिजली पानी जो है उसमें भी काफ़ी दिक्कतों का सामना जो है इन पहाड़ी लोगों को करना पड़ता है जहाँ पर भारी बर्फ होती है। तो ये कई सारी ऐसी चीज़ें हैं। फिलहाल इन इलाकों में जो तापमान है, जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है, यानी 0 से नीचे जा चुका है और लोग जो हैं
वो ठंड से ठिठुर रहे हैं। फिलहाल क्या सूरत हाल है वहां पर, इस पर हम पूरी अपडेट लेंगे। हमारे साथ इस वक्त रंजीव मेहता हमारे संवाददाता वहां से जुड़ गए हैं। रंजीव, सफेद चादर दिख रही है, चारों तरफ बर्फ दिख रही है। हालांकि बर्फ जो है वो लोगों के लिए एक वरदान की तरह भी काम करती है आने वाले समय में जब फसलों का सीजन आता है। लेकिन इस समय की बात करें तो वाकई में बर्फ से जो है वो लोगों को काफी दिक्कतें होती हैं, चाहे वो ठंड की बात करें, चाहे वो संपर्क की बात करें, बिजली की बात करें, पानी की बात करें। कई ऐसी चीजें हैं जिससे लोग जो है वो प्रभावित होते हैं। बिल्कुल शीतल, ये आपने जिस तरह देखा तस्वीरों में कि बर्फ की एक सफेद चादर जो है वो पूरे बनी सब डिवीजन जो कठुआ जिले का इलाका है, पहाड़ी इलाका है, वहां पर बिछ चुकी है। क्योंकि पिछले 2 दिनों से जो मौसम था वो काफी बारिश हुई, बारिश के बाद वहां पे बर्फबारी, हैवी स्नोफॉल हुआ, जिसके कारण इलाके में एक सफेद चादर बर्फ की जो है वो बिछ चुकी है। बनी सब डिवीजन के ज्यादातर जो ऊंचे पहाड़ी इलाके हैं वहां पर बर्फ गिर रही है, जिसके कारण लोगों की मुश्किलें जो है वो बढ़ना लाजमी हो गई हैं। लेकिन एक तरफ देखा जाए तो बर्फबारी जो इस मौसम में होती है वो इस इलाके के खासकर किसानों के लिए काफी लाभदायक भी साबित होती है। क्योंकि सर्दियों में जितनी ज्यादा बर्फबारी होगी उतना ही आने वाले मौसम के बाद जो फसल इस इलाके में होने वाली फसलें हैं वो भी ज्यादा लहलहाएंगी। तो ये किसान एक तरफ इससे खुश हैं, लेकिन आम जनता जो है, आम रोजमर्रा की जो जिंदगी है वो काफी मुतासिर हुई है इस बर्फबारी के चलते, और लोगों का घरों के बाहर निकलना काफी मुश्किल हो चुका है। ज्यादातर जो रास्ते हैं ऊंचे पहाड़ी इलाकों के वो बंद हो चुके हैं, और इस बर्फबारी की वजह से जो मैदानी इलाके हैं जिला कठुआ के, वहां पर भी शीतलहर ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया। पिछले 2 दिनों की बात करूं तो काफी ठंड यहाँ पे बढ़ गई है। सुबह सवेरे की बात करूं तो ठंड के कारण लोग अब समय से अपने घर से बाहर नहीं निकल पाते। 11 बजे के बाद ही लोगों का आना जाना होता है। बिल्कुल तो रंजीव, एक और बात, मैदानी इलाकों की बात करूं तो धूप खिली हुई है। जी, मैं एक और बात जानना चाहूंगा, क्योंकि बर्फबारी हो रही है, पड़ रही है, और आने वाले समय में और भी बर्फबारी हो सकती है। इसको लेते हुए अभी प्रशासन का क्या रुख है, किस तरह की तैयारियां इस खास तौर पर विंटर के सीजन में इन लोगों के लिए होती हैं? क्योंकि रोड का बंद होना काफी बड़ी दिक्कत है। तो क्या मशीनों का इंतजामात होते हैं, बिजली पर निगरानी होती है, पानी जैसी सुविधाएं जो बंद होती हैं, नालियां टूट जाती हैं, क्या वहां पर इन चीजों पर प्रशासन की निगरानी है? हाँ, प्रशासन की तरफ से बात की जाए तो प्रशासन की तरफ से भी जब हमारी बात हुई प्रशासनिक अधिकारियों से इस संबंध में, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि प्रशासन हर साल की तरह इस साल भी सर्दियां आने से पहले एक बैठक कर इलाके की जितने भी मूलभूत सुविधाएं हैं उसके बारे में जरूर मंथन करता है। चले, लगता है रंजीव से हमारा संपर्क टूट चुका है, क्योंकि रंजीव भी इसी इलाके से अभी हमें अपडेट कर रहे थे जहां पर बर्फबारी या फिर बाकी चीज़ें जो लगातार देखने को मिल रही हैं। तो कहीं ना कहीं नेटवर्क में भी कहीं ना कहीं दिक्कतें आना लाजमी है। और जैसे हमारे सहयोगी ने बताया कि बर्फबारी काफ़ी हो रही है, और फिलहाल वहां पर प्रशासन ने पूरी नज़र भी बनाए रखी है कि जो भी वहां पर चीज़ें घटती हैं उसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से तैयार दिखाई दे रहा है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। विश्व भर में आज वर्ल्ड एड्स डे मनाया जा रहा है। एड्स के प्रति जागरूकता फैलाने के मकसद से इन दिन की शुरुआत की गई है, और हर साल की तरह इस बार भी आज 1 दिसंबर को जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सहित अन्य स्वास्थ्य संस्थानों में वर्ल्ड एड्स डे मनाया गया। इस दौरान जीएमसी के प्रिंसिपल डॉक्टर आशुतोष गुप्ता की अगुवाई में एक वॉक का आयोजन किया गया, जिसके जरिए लोगों को एड्स के कारणों और इससे बचाव के तौर तरीके भी बताए गए। जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो इसी की जो आप देखिएगा, जब एड्स आया था हमारी कंट्री में 20 साल पहले, कितना स्केयर था, कितना मुश्किल था इसको हैंडल करना। तो आज देखिए एक इस डिज़ीज़ को हम लोगों ने कैसे टेम किया है हमारी वर्क फोर्स ने। तो अगर किसी को एड्स होता भी है आजकल तो वो पैनिक नहीं है जो 20 साल पहले था। जिसको एड्स होता था 20 साल पहले समझो उसकी डेथ वारंट लिखा गया, लेकिन आज देखिए सिचुएशन डिफरेंट है। प्रिवेंशन में हम ध्यान दे रहे हैं कि एड्स हो ही ना, इसके लिए अवेयरनेस के लिए जो डेज फिक्स किए हैं 1 दिसंबर को। इनफैक्ट एवरी डे इज़ इम्पॉर्टेंट बट सम डेज आर मोर इम्पॉर्टेंट। तो इसका पर्पज़ यही है कि हम याद रखें कि एड्स को प्रिवेंट कैसे करना है, सोसाइटी को अवेयर कैसे करना है कि ये बीमारी हो ना, और किसी को हो जाए तो इसको कैसे हैंडल करना है। इसमें पूरी हमारी वर्क फोर्स लगी हुई है। सो कहने का ये मतलब है, इसी तरह वर्ल्ड एड्स डे, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे, वर्ल्ड कैंसर डे,
तो जो अवेयरनेस रिसेंटली स्टार्ट की है हमारी सोसाइटी ने, बहुत अच्छा फीचर है ये। इसी वजह से हमारी सोसाइटी आगे बढ़ेगी और ये ऐसी डिजीज़ हैं, बीमारियां हैं जो बिल्कुल इनक्योरेबल मानी जाती थी, आज वो बिल्कुल टेम्ड हैं, बिल्कुल उसको हमने कंट्रोल किया हुआ है। तो इस पर्पस में हमने आज डिफरेंट सेलिब्रेशंस रखी हैं। आज हम वॉक करेंगे और पब्लिक को दिखाएंगे कि लेकिन हम लोग इस बीमारी के लिए बहुत ही सजग हैं। उसके बाद एड्स सोसाइटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने प्रोग्राम्स रखे हैं ताकि अवेयरनेस, अर्ली डिटेक्शन, ट्रीटमेंट सब पे ध्यान दिया जाए। इधर जिला कठुआ के रप्पड़ गांव में बिजली के बिल न भरने पर जेपीडीसीएल द्वारा लोगों के कनेक्शन काट दिए गए हैं। जेपीडीसीएल की इस कार्रवाई को लेकर ग्रामीणों में भारी रोष है। ग्रामीणों के मुताबिक पिछले 4 दिनों से उनके घरों में अंधेरा पसरा हुआ है, जिससे उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पूरी तरह से प्रभावित हुई है। गांव में अधिकतर लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जो मजदूरी कर अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं। ऐसे हालत में जेपीडीसीएल के भारी भरकम बिल अदा करना उनके बस की बात नहीं है। ਬੱਤੀ तो ही आज 4 दिन। अच्छा हाँ जी भी बंद जेह्ड़े असीं पैसे दिन्ने आं कराया जिस वेल्ले साढ़े कोल पुज्जे तां असीं देई ओड़ने आं, दिहाड़ी लग्गे तां असीं जोड़ जमा करियै देई ओड़ने आं। ते हून मजदूर आदमी आ, सानूं इक दिहाड़ी लगदी, 2 दिहाड़ियां लगदियां ते 8 दिन बेल्ले घर रौह्ने आं, असीं पैसे कुत्थूं देइये। किन्ने दिन हुई बत्ती बंद थोड़ी? बत्ती आज 4 दिन हुई। 4 दिन। समस्या जी ये बत्ती की समस्या है सारी। हाँ जी आज 4 दिन हुई बत्ती बंद होए ते जिन्हें सिक्योरिटी कोई किराए नहीं लैनी नहीं देनी, जो साल होई आते 70,000 रुपये तो 1.5 लाख रुपये बिल आई आ। 1.5 साले 1.5 लाख बिल आई सकता। एक बल्ब जगाया था साढ़े घर कोई है। मजदूर तबके लोग ने 400 रुपये ध्याड़ी लाने वाला बंदा, उनके बिल देखो 2.5 लाख का बिल ले देता। 4 दिन बत्ती बंद है, क्या गरीब बच्चा स्कूल नहीं पढ़ना होंदा, फोन चार्ज भी लाने होंगे। मगर इस गौरमेंट जी अन्नी पैरी गौरमेंट ठगी ही उन्हें इस गल का इन्ना दुख प्रगट कराने हैं कि कसम कम से देखो जितना गरीब तबके लोग ने बीबीआई फाल करते हैं, इनकी बत्तियां फ्री होनी चाहिए। देखो थोड़े कन्नै ही पंजाब लगता इत्थे, पंजाब के बत्तियां टोटल फ्री होती हैं, मगर साढ़े जे के इन्ना देर करनी पेदी है, गरीबें की कोई सुनवाई नहीं है। कल हुई बारिश से जम्मू के ब्लॉक भलवाल के किसानों के चेहरे पर खुशी से खिल उठी है। उनके मुताबिक कंडी इलाकों के किसानों के लिए ये बारिश वरदान साबित हुई है और अब वो गेहूं, सरसों सहित दालों की बिजाई कर पाएंगे। यही नहीं, जिन किसानों ने बिजाई का काम बारिश से पहले पूरा कर लिया है, उनकी फसल के लिए यह बारिश बेहद फायदेमंद साबित हुई है। उनकी खेतीबाड़ी बारिश पर ही निर्भर है और समय पर बारिश होने से उन्हें फायदा होता है। सर जी बारिश हुई है, बड़ी अच्छी बारिश हुई है। ये फसल साड़ी कणक, सरियां वगैरह, अपने सब्जियां इन्होंने बड़े खुश ने और किसान उम्मीद है कि बारिश ज़्यादा को ज़्यादा बारिश हो, सारी फसल शैल हो, बड़े खुश ने सारे है। और फसल भी साड़ी अं कुछ लोग लाई बैठे ने, कई लानी है तो बीज बूज ली जाते सारे, तो तैयारियां ने मारे फसल शैल तगड़ी हो, बारिश हो तो तगड़ी हो, नहीं हो तो डिपेंड करते सारे। बारिश की जी हुई है हूँ थोड़े दिन की, 1-2 दिन की थोड़ा मौसम बने दा ते अज बारिश हुई है। बारिश की वजह कन्नै साढ़े इत्थै कंढी इलाके दे विच काफ़ी सारियां फसलां लगदियां न। कणक राई दी है, असें ये चीज़ सरेआं राई दी है, ते होर सारी मती बरखा चने राए दे न, ते होर मती सारी अगर बरखा होंदी है ते असें कोशिश करना कंढी इलाके च असें शाला भी राना। ते अगर ज़्यादा बारिश होंदी है, ज़्यादा बारिश होंदी है तो शाला भी राना असें। ते बारिश की वजह कन्नै साढ़े कंढी इलाका अगर होर बारिश होंदी है तो बड़ा फायदा साढ़े कंढी इलाके बहुत ज़्यादा फायदा है। ते अस चाहने कि टाइम दे थोड़ी जेही बारिश की वजह कन्नै थोड़ा जेहा साढ़ा फसल जेह्ड़ा ठीक हो जंदा, साढ़ा फसल बहुत अच्छा होंदा। बारिश की कन्नै जिन्हें लोकें लाई दियां ओह् ते काफ़ी सारे बड़े गै खुश न लोग ओह् कि उंदी फसल जेह्ड़ी थोड़ी निकली आई है। ते जिनें लोकें लानी है फसल लानी है हल्ली ते ओह् भी बड़े खुश न कि अस हूँ त्यार गै त्यार हूँ, बीऽ लोकें घर आनियै रखे दा, खाद आनियै रखे दा, ते लोग काफ़ी खुश न इस वजह कन्नै, बारिश की वजह कन्नै। अगली खबर का रुख करते हैं। जम्मू के पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कई परियोजनाएं शुरू की गई हैं
और इनमें तवी नदी पर बन रही कृत्रिम झील प्रमुख परियोजना है। वर्ष 2019 में इस परियोजना पर काम शुरू हुआ था और इसे वर्ष 2012 में पूरा करने का समय सीमा निर्धारित की गई थी, लेकिन आज तक यह परियोजना पूरी नहीं हो पाई है। हालांकि लोगों की माने तो मौजूदा समय में इस परियोजना पर काम तेजी से चल रहा है, जिसके जल्द पूरा होने की संभावना है। लोगों के मुताबिक कृत्रिम झील के निर्माण से जम्मू की सुंदरता में 4 चांद लग जाएंगे और यह पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करेगी और जिससे जम्मू के पर्यटन उद्योग को भी लाभ मिलेगा। डेवलपमेंट काफ़ी अच्छी हो रही है और यहाँ पर अच्छा लग रहा है, काम काज ठीक चल रहा है यहाँ पर। जब से मोदी जी की गवर्नमेंट यहाँ पर आई है तो तब से काफ़ी डेवलपमेंट के काम अच्छे हो रहे हैं और जब ये कब आधा पोर्शन तो बन गया है, आधा थोड़ा सा मतलब अभी टाइम लगेगा, इसको 2-4 सालों में ये तैयार हो जाएगा। तो उसके बाद आप खुद ही बाहर के यात्री आएंगे यहाँ पर, विजिटर आएंगे यहाँ पर, देखेंगे क्या कितना अच्छा लगेगा और सारे जो टूरिज़्म का है ना वो वहाँ के उनका काम बढ़ेगा और सारे अच्छा लगेगा और जम्मू का भी काफ़ी जो उनका जो कारोबार है ये भी इनका अच्छा बढ़ेगा और बाहर के जो विजिटर आएंगे वो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर आके कि जम्मू वाकई आज से कोई 10 साल पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं था, यहाँ पर खाली पत्थर थे, मगर आज देखो तो आज काम आज से ये मोदी गवर्नमेंट का काम चल रहा है, अच्छा चल रहा है, फर्स्ट क्लास, बहुत अच्छा लग रहा है। ये है अपना तवी ब्रिज है, तवी ब्रिज के ऊपर एक अच्छा नीचे एक लेक बन रही है, बड़ी अच्छी बनेगी। जैसे ये रेडी हो जाएगी, तैयार हो जाएगी तो ये धीरे धीरे इतनी अच्छी लगेगी कि हमारे जम्मू स्मार्ट सिटी की इसके साथ पर्सनैलिटी और लुक बनेगी। और आगे वाले 8 दिनों में जैसे कि हमारे लोग घूमने जाते हैं बाहर, ऑल स्टेटों में जाते हैं, तो वैसे ही लोग जम्मू में आकर इधर घूमकर ये चीज़ें देखेंगे। ये मैं कहना चाहूँगा एलजी प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया है और मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसे ही काम होते रहेंगे और हमारे जम्मू स्मार्ट सिटी का नाम बढ़ता रहेगा। ये काम बहुत तेज़ी से चल रहा है, मुझे लग रहा है कि ये आने वाले 2024 तक ये रेडी हो जाएगी और जल्द ही इनका उद्घाटन होकर और इसको लोग देखने के लिए आना स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।